हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह और आज हम लोग 11th क्लास का जो फेज 2 है अपना, उसका जो टेस्ट हुआ है उसका आज हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, पेपर डिस्कशन अपना रहेगा। बड़ा ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का कि किस तरीके से पेपर जो है वो था और उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बड़ा ही तेजी से, आसानी से। ठीक है, कहता आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट जो है, सबसे पहले तो यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम चले जाएं, ये आपका ए में ऑप्शन जो है वो क्या है, BeSO4। ठीक है, बी में क्या है आपका MgSO4 और सी में है आपका BaSO4 और डी में है आपका CaSO4। तो सल्फेट आयन, बेरियम सल्फेट बोला है, किसको खोजने बोला है? बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट को बोला है खोजने के लिए। तो अपने पास बेरियम है और सल्फेट है। यदि सल्फेट का बात करें तो क्या हो जाता है, SO4-2 सल्फेट आयन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा? सल्फेट और बेरियम जो है, बेरियम क्या हो गया, मेटल हो गया। ठीक, और बेरियम कहाँ पाया जाता है? अल्कलाइन जो अर्थ मेटल होते हैं, वो मेटल ही जो है वो बेरियम यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल। आप ऐसा समझिए कि पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 1 वाले को हम लोग क्या बोलते थे, अल्कली मेटल, और इसको अल्कली अर्थ मेटल कहते थे। याद आ रहा है, इसको क्या बोलते थे, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, और इसको क्या बोलते थे, अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, अर्थ मेटल। क्लियर है, अल्कली अर्थ मेटल। तो अब यहाँ पे जो बेरियम जो है, कुछ और हम इंफॉर्मेशन साथ ही साथ देते जा रहे हैं। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, अल्कली अर्थ मेटल वाले में। ठीक है, इसमें यदि देखेंगे कौन कौन से मेटल हैं तो कौन कौन सा आ जाता है, हाइड्रोजन। एक तो हाइड्रोजन भी इसमें शामिल है ग्रुप 1 में। ठीक है, हाइड्रोजन, और उसके बाद यस, याद आ रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, यही है ना। हेलिना की रब से फरियाद, ऐसे करके आप लर्न किए होंगे या कुछ और तरीका रहा होगा। यदि हम ग्रुप 2 की बात करें, अल्कली अर्थ मेटल की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, बेटा मांगे, ठीक है, कार स्कूटर, ठीक है, कार स्कूटर, बाप राजी, ऐसा करके पढ़ने को मिला होगा। ठीक है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, तो ये रहा आपका बेरियम। ठीक है, और अल्कली मेटल वाले क्या क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाते हैं, मेटल है चूंकि, और जो ग्रुप 2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता है। जैसे कि Li क्या बनाएगा, Li+ और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन। सेम उसी प्रकार से नीचे चलता जाएगा, बस यहाँ सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये वाला जो है वो B+2 और साथ ही साथ दो इलेक्ट्रॉन बाहर दे सकते हैं और अपना डबलेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से Ba जो है, Ba क्या करेगा, Ba+2 और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, और ये Ba+2 और ये SO4 मिलकर के क्या बन जाएगा, BaSO4, और यही है आपका आंसर सी, BaSO4। वो तो डायरेक्ट भी हम बता सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हम इसको डिटेल में बताएं ताकि कुछ और इंफॉर्मेशन आपके सामने निकल करके सामने आए। ठीक है, आई यू गेटिंग माई आइडिया? तो यही आपका बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरिलियम जो होता है वो, और वो कैल्शियम। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन Cl17 और 35। तो न्यूट्रॉन निकालना है, तो आपको पता है जो एटॉमिक नंबर बराबर तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, यदि स्पीशीज क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन न्यूट्रॉन का कहाँ पे काम आता है, एटॉमिक मास के लिए, जब हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है, एटॉमिक एटॉमिक मास जब निकालते हैं तो एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
तो ऊपर जो दिया हुआ है वो क्या रहता है, एटॉमिक मास। तो ये दिया हुआ आपका 37 और बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो रहता है वो एटॉमिक नंबर नीचे में है ये, तो 17 और प्लस ये तो अभी अपने को निकालना है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर, यानी कि 37 माइनस 17 बराबर कितना हो जाएगा, यस कितना 20, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यानी कि न्यूट्रॉन इसमें कितना मिला है 20। डायरेक्ट आंसर लाने के लिए जस्ट इसको यहाँ से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लाने के लिए इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये न्यूट्रॉन का संख्या है 20, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट आंसर लाने के लिए 35 माइनस 17 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे 35 है ना, हम यहाँ पे 37 ले लिए हैं, ये आएगा 35 बेसिकली C17H37 जो है, अब लिख ही दिए हैं तो थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये क्लोरीन 17 जो है ये अपने क्वेश्चन में नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ये अलग से बता रहे हैं क्योंकि हम यहाँ लिख दिए थे इसीलिए। तो ये 37 जो है ये एक और आइसोटोप से क्लोरीन का, क्लोरीन बेसिकली नेचर में दो आइसोटोप्स में पाए जाते हैं, एक जो होता है C17H35 और एक होता है C17 और ये एक हो गया आपका Cl17 35 और एक हो गया 17 और 37। तो जो 37 वाला रहता है ये एक दूसरा आइसोटोप से क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का ही दूसरा आइसोटोप से। तो यदि यहाँ हम 35 लिख देंगे तो फिर 35 माइनस कितना हो जाएगा 17 और ये आपका आ जाएगा 18, ठीक है, ये आपका आ गया। क्लियर, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको यहाँ से भी यदि हम माइनस कर देना तो आपको आंसर आ जाएगा, नजर आएगा। उसके बाद कहता है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का बात कर रहा है। तो ये रहा एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8 और 3 कितना आ जाएगा 2 8 और 3। तो यही वाला इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और वैलेंसी के बारे में यदि पूछता तो वैलेंसी भी सेम हो जाता, वैलेंसी भी सेम हो जाता 3, ठीक है। वैलेंसी कब तक सेम रहेगा, यदि 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसका वही वाला क्या हो जाएगा वैलेंसी, वैलेंसी। लेकिन 5 से लेकर के 8 तक यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग माय आइडिया, क्लियर हो रहा है आपको किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे वैलेंसी जो होगा वो 3 हो जाएगा एंड द ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट, एंड हियर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का यदि हम बात करें तो कहता हाउ मेनी प्रोटॉन प्रेजेंट इन सिलिकॉन। अब सिलिकॉन में क्या बोल रहा है प्रोटॉन, तो बड़ा ही आसान है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और यही वाला 14 जो रहता है वो क्या रहता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर न्यूट्रल स्पीसीज एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको यहीं से पता चल जा रहा है, सिलिकॉन का क्या होता है 14, सो द ऑप्शन इज बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोप टू ईच अदर, आइसोटोप, अभी जैसे हाँ देखिए ये तो आपको ऑप्शन में मिल ही रहा है। अभी आइसोटोप्स का हम जिक्र किए थे क्लोरीन का ऊपर, ठीक है, जिसका हम 35 की जगह 37 लिखे थे, तो इसका हम बता दिए थे कि 37 जो है वो क्या है आइसोटोप्स ऑफ अदर क्लोरीन, ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोटोप ऑफ ईच अदर। तो आइसोटोप क्या होगा कि वही जो एटॉमिक नंबर सेम रहता है बस बट मास नंबर डिफरेंट रहेगा, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट रहेगा। तो एटॉमिक नंबर सेम होने के लिए क्या चाहिए, ऑलमोस्ट एलिमेंट भी वही आपको चाहिए। तो यहाँ जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो बी वाले में देखेंगे तो क्लोरीन क्लोरीन नजर आ रहा है, सेम यही वाला पार्ट जो हम लिखे हुए हैं C17 35 Cl का जो है 1735 और 1737, सो दैट इज द बोथ आर द आइसोटोप्स टू ईच अदर, ठीक है। और बाकी जो है वो आइसोटोप्स नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही क्या हो जा रहा है डिफरेंट हो जा रहा है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन का 8, तो दीज आर नॉट आइसोटोप टू ईच अदर, ओके।
क्वेश्चन नंबर यदि हम 6 की बात तो क्वेश्चन 5 के अनुसार आंसर क्या आ जाएगा बी, जिसमें Cl 17 35 एंड Cl 17 और 37 होंगे, ये आइसोटोप्स हैं। ठीक, दैट इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 का था व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोन टू ईच अदर। ठीक है, आइसोटोन टू ईच अदर, तो आइसोटोन में क्या हो जाता है, दो या दो से डिफरेंट स्पीसी हो सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। क्या सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, आइसोटोन, ठीक है, बेसिकली इसमें क्या देखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, ये आपको देखना रहता है। तो यदि ऑप्शन जो दिया हुआ है वो यदि हम देखें तो ए में क्या, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो ए में क्या दिया हुआ है, Cl 1735, ठीक है, और ये दिया हुआ है K 19 और 39। ठीक, यहाँ बी में दिया हुआ है O 8 और 18, और दूसरा जो दिया हुआ है N 7 और 15। ठीक है, तीसरा C 6 और 14, और F 9 और 18, और उसके बाद जो D है वो नॉन ऑफ दीज है। ठीक है, नॉन ऑफ दीज। तो यदि हम ऑप्शन नंबर ए से ही स्टार्ट करें तो नंबर ऑफ क्या देख लेंगे, न्यूट्रॉन सेम, तो इसको इसको माइनस करने से क्या भी बताए थे, न्यूट्रॉन, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ट्राई करें कितना आएगा, हाँ, यदि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, नॉन ऑफ दिस ना, नॉन ऑफ दिस। क्लियर है किस तरीके से जा रहे हैं हम लोग। तो यदि यहाँ पे, अच्छा सॉरी, फिर 37 होगा ना, 35 हम लिख दिए। ठीक, तो 37, तो इसको यदि हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यहाँ पे यदि हम इस दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो ये तो पहले ही आ जा रहा है, न्यूट्रॉन जो है वो क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है। बाकी का चेक कर लेते हैं, इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 10। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, ये दूना 12, 8 आ जाएगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन का जो संख्या है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो सेम नजर आ रहा है दो स्पीसी का, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोटोन टू ईच अदर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटोन, तो प्रोटोन का मास जो होता है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। So according to this option number A is the correct answer। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 भी लिखा है या फिर 9.1 भी लिखा है रहेगा, इंटू 10⁻31 kg। ये जो है वो क्या है, आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है एज कंपेयर टू यदि हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास थोड़ा बहुत सेम रहता है, लेकिन यदि हम बात करें किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो उसका मास देखिए -10⁻27 है और इसका -31 चला गया है। बात समझ में आया, तो ये काफी हल्का होता है इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, यदि हम अगला क्वेश्चन की तरफ अपना बढ़े तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Now next question number 9 कहता what is the correct relationship between mass of electron and mass of neutron, mass of electron and mass of electron and mass of neutron, mass of neutron में क्या रिलेशनशिप है। तो ऑप्शन के आधार पे यदि हम जाए तो कहता है मास ऑफ न्यूट्रॉन बहुत बहुत ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, बी कहता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत 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 ज्यादा है मास ऑफ न्यूट्रॉन से। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और डी कहता है कि नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसका मास जो है अप्रॉक्स सेम है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यदि मास जो रहेगा अप्रॉक्स सेम रहेगा तो जाहिर सी बात है जिस प्रकार से अभी बताएं इससे पहले वाले क्वेश्चन में
कि जो प्रोटॉन है वो काफी ज्यादा भारी हो जाता है, किससे, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसके मुकाबले कुछ नहीं होता है उसका वेट। तो यदि हम देखें, कंपैरिजन करें हम इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन से, तो जाहिर सी बात है आपको क्या देखने को मिलेगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज बहुत बहुत ज्यादा मिलेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम प्रोटॉन भी कहें तो वो भी सही होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन बहुत बहुत ज्यादा है इससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप पढ़े मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आपका है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा 1.6 इंटू 10⁻27 kg। बात समझ में आ रहा है? तो ये है एंड द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक। और ये भी गलत होगा, दोनों इक्वल तो है नहीं, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, जी नहीं, ये गलत है, और नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, वो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। ये तो आप क्लास 10 में भी पढ़े हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में, कि मेटल किसको कहते थे, मेटल क्या करता था, लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव आयन, एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर नेगेटिव आयन, ठीक है। तो मेटल किसको कहते थे, मेटल क्या होता है, लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर नेगेटिव आयन, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव आयन, ठीक है। और जो नॉन मेटल होगा वो गेन इलेक्ट्रॉन करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर, ठीक है, नेगेटिव आयन। तो क्या बोल रहा है ऑप्शन के अनुसार, जो बी नंबर है वो कहता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यस। तो मेटल क्या होगा, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन वो कौन करेगा, आपका मेटल। और यदि नाइदर लूज नाइदर गेन का बात करें तो ऐसा तो नहीं है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 11 में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड क्या हो जाता है, ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में ही, ठीक है। जब मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ते हैं उसी में आयोनिक कंपाउंड के बारे में भी आता है, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड क्या बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। बात समझ में आया, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, आयोनिक कंपाउंड का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये Na है, ठीक है, और ये मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। आयोनिक कंपाउंड जो रहते हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, ठीक है। तो सोडियम, सोडियम क्या करता है, इसका 2 8 और 1 होगा, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ दिया, जिससे ये बन गया 2 और 8, Na+ बन गया, और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन। अब उसी समय क्लोरीन नजर आया, क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17 नॉन मेटल, इसका होता है 2 8 और 7, ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो सोडियम बोलेगा आ जाओ हम तुमको एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा क्लोरीन माइनस, ठीक है। और यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और जिससे ये आपको देखने को मिल जाएगा 2 8 और 8। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के पास पहुंच गया, जिससे बन गया Cl माइनस, एंड the force of attraction between the Na+ and Cl- is very very high electrostatic force of attraction, and that form NaCl, which also we can write Na+, ठीक है, Cl-, ठीक है, because both are attached with strong force of attraction, that is electrostatic force of attraction between them, ठीक है, क्लियर है। so the option is A, formed by complete transfer of electron, formed by sharing of electron is covalent compound, ठीक है। और formed between नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स के बीच में तो ये नहीं होता है, नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। और बी और सी तो तभी करेक्ट होता जब ये स्टेटमेंट जो रहता वो कोवेलेंट कंपाउंड के रेस्पेक्ट में रहता, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 था उसका आंसर क्या हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है ना, हाँ 11 का आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है, ए, फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक
एकदम छोटा सा इक्वेशन दिया हुआ है AH2 प्लस BO2 और ये हो गया है CH2O। तो बोलता है फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ ABC। तो इसको क्या करना है, आप थोड़ा सा H2 प्लस क्या लिख दें O2 और क्या लिख दें H2O। तो थोड़ा सा बैलेंस कर देना है। बैलेंस करने का बड़ा आसान तरीका आप भी पढ़े होंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS और ये RHS, यही है ना, एकदम नॉर्मल सा है। ठीक है, तो LHS में अपने को दिखना है कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन वैसा है। तो हाइड्रोजन कितना भाई यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे तभी तो बैलेंस होगा, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो इसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, और जैसे ही 2 से करेंगे ये भी क्या हो जाएगा इंटू टू, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 2। ऑक्सीजन बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोजन भी बढ़ गया, हाइड्रोजन बढ़ गया, तो इधर भी हाइड्रोजन को बढ़ाना होगा और करना होगा इंटू टू। तो यानी कि कर देंगे यहाँ 2। तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा इक्वेशन, ये आपका आप बैलेंस नजर आ रहा है, तो A बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, B बराबर 1, यहाँ कोई चेंजेस नहीं तो यहाँ 1 मान के रखेंगे, और C बराबर जो है वो 2। सो द आंसर इज C। C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 क्लोराइड। 13, ये तो 12 था ना, 13 आयरन 3 क्लोराइड। आयरन 3 जो है बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है आयरन 3 क्लोराइड। क्लोराइड जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। यानी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि NaCl जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, वो तो Na के लिए है। ठीक है, लेकिन डी ब्लॉक में आइएगा तो वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेड स्टेट में जाकर के वो ऑक्सीडेशन नंबर अपना बदल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन देकर के लेकर के। ठीक है, तो वो तो खैर और हायर क्लासेस में हम लोग और डिटेल में इसमें जाते हैं। बस यही आपको करना है कि आयरन 3 दिया हुआ है तो इसका वैलेंसी मान करके चलना है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मान करके चलना है। ठीक है, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मान के चलना है, तो क्लोरीन भी अपना कितना लेना पड़ेगा 3, क्योंकि एक क्लोरीन जो है एक माइनस देता है। ठीक है, तो 3 क्लोरीन कितना देगा 3 माइनस, और यहाँ Fe कितना स्टेट में शो कर रहा है Fe +3। तो Fe यदि +3 है तो Cl भी अपने को क्या चाहिए +3Cl माइनस चाहिए, +3Cl माइनस चाहिए, और जिससे क्या बन जाएगा FeCl3। और यहाँ पे ये Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 1 2 और 3, 3 का मतलब यही हो गया +3। ठीक है, क्लियर है। सो द आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि ए वाले में बात करें ना, ए वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है और बाकी जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ए वाले में FeCl5 है, तो Fe वहां मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वहां पे Fe5 हो जा रहा है। ठीक है, Fe+5 हो जा रहा है, उसी प्रकार से सारा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ यदि हम बढ़े तो कहता है चूज करेक्ट नेमिंग ऑफ CH3 CO4 ये 2। तो ये इसका केमिकल नाम आपको बताना है, केमिकल नाम बताना है। तो ये आपका है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या नाम है इसका, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, क्लियर। केमिकल नेम है इसका। कैटायन और एनायन जो रेडिकल है उसके हिसाब से हम लोग नाम लिखते हैं यहाँ से तोड़ करके। ठीक है, ये कैल्शियम और ये फॉस्फेट वाला जो आयन है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 15 यदि हम जाएं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का था व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग एनायनिक रेडिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में क्या है SO3-2, SO3-2 है तो हो जाएगा सल्फाइट। इसका नाम क्या होगा सल्फाइट। ठीक है, ध्यान में रखना सल्फेट नहीं है, सल्फेट स्टार्टिंग में ही बताएं SO4 2-। ठीक है, यदि SO4-2 तो ये क्या हो जाएगा सल्फेट, क्या हो जाएगा सल्फेट, और ये क्या है सल्फाइड। ठीक है, रेडिकल है ये आपका सल्फाइड और वो क्या हो जाएगा सल्फेट। और सल्फर ट्राइऑक्साइड तो SO3 होता है जी, SO3 क्या हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर है, और ऑल ऑफ दिस तो ऐसा है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 यदि हम आएंगे तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस। नोबल गैस तो आपको ध्यान में रखना होगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन।
ठीक है। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 36, 54, 86, इसको तो एकदम ध्यान ही रख लेना है। ये क्या है, नोबल गैस है। ठीक है, नोबल गैस है Ng। क्लियर है, इनएक्टिव माने जाते हैं। इसके कोई कंपाउंड्स अभी तक आप पढ़ेंगे कि नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी जेनन वाले में, क्रिप्टन वाले में मिलता है, जो कि कुछ कंपाउंड बनाते हैं। वो एक स्पेशल कंडीशन है जिसका स्टडी हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नोबल गैसेस हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन नोबल गैस दिया हुआ है। मैग्नीशियम तो है नहीं, मेटल है। जेनन, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ देखेंगे 54 एटॉमिक नंबर जेनन इज द नोबल गैस। सो आंसर इज बी। ठीक है, और कैल्शियम तो मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आए तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल। मेटल कौन है भाई, मेटल। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, ए में दिया हुआ है फ्लोरीन, सॉरी हाँ फ्लोरीन, बी में दिया है नाइट्रोजन, सी में दिया है Fe, और डी में दिया है Xe। तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल। ये भी क्या हो गया, नॉन मेटल। दोनों क्या हो गया, नॉन मेटल। और आयरन क्या हो गया, मेटल। तो आंसर इज सी। और Xe क्या हो जाएगा आपका, नोबल गैस। ये क्या हो जाएगा, नोबल गैस। Xe अभी पढ़े हैं। सो फॉर 17 क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 18 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन m सब सेल। m तो k l m n पढ़े थे ना, कैसे निकालते हैं, 2n स्क्वायर से। कैसे निकालते हैं, बोर और बरी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये 2n स्क्वायर वाला दिया था, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल का पता चलता है। एंड n क्या है, नंबर ऑफ जो सेल है वो, यानी कि 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4 ये नंबर है। ठीक है, इसको मान के रखेंगे। तो m के लिए निकालना है, तो 2 और 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। सो फॉर m 18 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल। ठीक है, 19 d ऑर्बिटल का बात हो रहा है। तो s में कितना रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, d में कितना रहता है, 10, और f में कितना रहता है, 14 इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, याद ही रखना पड़ेगा इसको। s में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, s ऑर्बिटल में 2, इसमें 6, इसमें 10, और इसमें 14। तो d के लिए क्या आ जाएगा, 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, इस पे डी, ऑप्शन नंबर डी 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19 का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान में रखना है, 19 का क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट डी। यदि एफ रहता, एस पी डी एफ, एफ ऑर्बिटल यदि रहता, तो फिर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, 14 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर 12, तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे ही हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज, ये तो बी हो गया, बी मैग्नीशियम के लिए, और ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सोडियम के लिए। ठीक है, और सी जो दिया हुआ है वो एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, और जो डी दिया हुआ है वो कितना, वो हो जाएगा नियोन के लिए। ठीक है, नियोन के लिए 10। 10 ही है ना डी, हाँ ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 और 2p कितना, दो दो 4 हो गए, और यहाँ पे हम लिख देंगे 4 हो गए तो 4, यही तो जोड़ना है, 2 4 और 4 8, तो टोटल 8। ठीक है,
दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ऑप्शन नंबर कोई मैच नहीं कर रहा है। सो डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, कोई मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यस, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेसिकली ध्यान में रखना है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर, बेसिक। ठीक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड वो क्या होते हैं, एसिडिक। ये भी क्लास 10 में आप पढ़े होंगे, एसिडिक। ठीक है, और और जो ये जो दो दिए हुए हैं, यानी कि एमजीओ कौन सा हो गया, एमजीओ हो गया बेसिक। ठीक है, एमजीओ जो हो जाएगा वो बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो Al2O3 है, Al2O3 एंड ZNO, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिडिक, ठीक है, एसिडिक और साथ ही साथ बेसिक कैरेक्टर को शो करे। यानी जब हम एसिड के साथ रिएक्ट इसका करवाएंगे तो ये एज अ बेस काम कर जाएगा, और जब बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एज अ एसिड की तरह काम करेगा। एम्फोटेरिक का मतलब यही होता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी को शो करना। तो एसिड के साथ यदि करवाएंगे तो बेस की तरह एक्ट करेगा, और बेस के साथ यदि करवाएंगे तो एसिड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। सो आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो जाएगा, पीबी 4 इज प्रेजेंट इन, पीबी 4 यानी कि सिंपल जो पीबी 4 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या कि पीबी क्या, पीबी प्लस 4 में हम इस्तेमाल करेंगे, खोजेंगे। तो आंसर क्या नजर आ रहा है, Pb2Cl4, ऑप्शन नंबर ए, Pb2, ठीक है, Cl4। तो क्लोरीन प्लस 4 माइनस 4 आ जाएगा इसमें, क्लोरीन क्या आ जाएगा, Cl माइनस 4। तो क्लोरीन 4 है तो यहाँ एक पीबी कितना होगा, +2, तभी तो इंटू 2 लगा हुआ है, 2 तो हो जाएगा +4। ठीक है, इक्वल करना है ना, समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी में जाए तो बी का था PbCl2, तो एक क्लोरीन का तो एक माइनस, तो दो क्लोरीन का दो माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, +2। ठीक है, +4 वाला खोजना है, ऑप्शन नंबर 4 यानी सी, सॉरी, PbCl4, PbCl4, तो यहाँ क्लोरीन का 4 माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +4। सो यहाँ पे जो है वो Pb4 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और PbCl में क्या हो जाएगा, 1, एक ही में है, वाला स्टेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़े, लास्ट ही चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसको कहते हैं, H2O2 को। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ही जो यूजफुल आपका एक कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम आता है। बहुत सारे कंपाउंड के, नए कंपाउंड के फॉर्मेशन में इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूजफुल ये है। आप सलून वगैरह जाते होंगे, वहां भी जो ब्लीच वगैरह करने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल होता है। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, यूजफुल कंपाउंड है, इसका बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 25 के लिए जाएंगे तो कहता है K2Cr2O7 का केमिकल नेम बताने, K2Cr2O7, तो दैट इज पोटासियम डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या होगा, पोटासियम, पोटासियम डाइक्रोमेट। क्या है ये, पोटासियम डाइक्रोमेट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ कौन सा हो जाएगा, यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आज आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चन जो आपको समझाए हैं इसके सॉल्यूशन वो आपको समझ में आए होंगे किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, जो डिटेल डिस्कशन हम लोग किए हैं। और भी यदि आपको कुछ परेशानी रहता है तो आप फर्दर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कंप्लीट। अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।